नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने भारतीय सोलर पैनल पर 126% ड्यूटी लगाई। इस फैसले से भारतीय कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक गिरे। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल्स पर 126% की प्रारंभिक काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी लगा दी है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के तहत यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने लिया। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार सोलर कंपनियों को भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे वे अमेरिकी बाजार में सस्ते दाम पर सामान बेच रही हैं। इसी तरह इंडोनेशिया पर 86 से 143% और लाओस पर 81% ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि चीन पर पहले से ऊंची ड्यूटी के बाद एशियाई देशों से आयात बढ़ा था। भारत से अमेरिका को सोलर निर्यात 2022 के 8.4 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 79.26 करोड़ डॉलर हो गया। भारत की सोलर उत्पादन क्षमता 160 गीगावाट से ज्यादा है, जबकि घरेलू मांग 40 से 45 गीगावाट है। इस फैसले से भारतीय कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक गिरे। कहा जा रहा है कि यह कदम भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत पर भी असर डाल सकता है। गजा नरसंहार पर प्रियंका गांधी बोली तो भड़की बीजेपी प्रवक्ता का प्रियंका पर व्यक्तिगत हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इस्राइल यात्रा को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर गजा में हो रही हिंसा का मुद्दा उठाते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस्राएली संसद में अपने संबोधन के दौरान निर्दोष लोगों की मौत का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका पर सिलेक्टिव आक्रोश का आरोप लगाया और 7 अक्टूबर को हमास के हमले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को घेरा। गौरव भाटिया ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता पर व्यक्तिगत हमला बोला और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति की फीमेल गजनी करार दिया। 2008 की फिल्म गजनी के थोड़े समय के लिए याददाश्त खोने वाले किरदार से तुलना करते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी गजा पर तो बोल रही हैं, लेकिन इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज कर रही हैं। गौरव भाटिया ने प्रियंका की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें उनके बैग पर पैलेस्टीन लिखा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि संसद में पैलेस्टीन बैग लेकर जाना आसान है, लेकिन 7 अक्टूबर को 1200 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या, महिलाओं के अपहरण और दुष्कर्म की निंदा करने का नैतिक साहस प्रियंका गांधी में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी गांधी उपनाम रखने से साहस और दृढ़ता नहीं आ सकती और ऐसे मामलों में वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है। 2 दिवसीय दौरे पर इस्राइल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर किया स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जहां उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद रहीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इस्राएली संसद को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान वे इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देश भारत और इस्राइल की रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और रक्षा, व्यापार व अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। सरकार का कहना है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पोती गई काली स्याही। एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। उठे सवाल, एबीवीपी और यूथ कांग्रेस पर अलग रवैया क्यों? शीतल सिंह। एबीवीपी ने मंगलवार को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में कथित राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समर्थित छात्र समूह स्पार्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के विभाजन और भारतीय सेना के खिलाफ माहौल बना रहा था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी की नेम प्लेट पर काली स्याही पोती और इसे भारत को बांटने की साजिश बताया। पोस्टर में 23 और 24 फरवरी 1991 की कुनान पोशपोरा घटना का जिक्र था। वहीं यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि उसने ऐसे किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और यह कार्यक्रम हुआ ही नहीं। यूनिवर्सिटी के अनुसार करीब 20 लोग जबरन कैंपस में घुसे, नारेबाजी की, तोड़फोड़ की, कुछ गार्ड व छात्रों से धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह ने बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 24 फरवरी 2026 को हुई घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कश्मीर की एक पुरानी घटना पर आधारित डिबेट के विरोध में यूनिवर्सिटी का बोर्ड तोड़ा।
काली स्याही पोती और छात्रों व सुरक्षा गार्डों से मारपीट की। पुलिस ने 18 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अवैध जमावड़ा, घुसपैठ और तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी ने शिकायत की, लेकिन सामान्य कार्रवाई दिखी। राष्ट्रीय चैनलों में यह खबर टिकर तक पर नहीं दिखी। शीतल सिंह ने इसकी तुलना 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से की, जिसमें शर्टलेस विरोध के बाद 10 लोगों को डिटेन और 8 को गिरफ्तार किया गया। इनमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। उन पर दंगा जैसी गैर जमानती धाराएं लगाई गई। शीतल सिंह ने सवाल उठाया कि दोनों घटनाओं में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस और राष्ट्रीय चैनलों का रवैया अलग अलग क्यों दिखता है। मालवीय नगर में नस्ल भेदी मामले में आरोपी गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट की युवतियों से बदसलूकी, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कड़ी निंदा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की 3 युवतियों के साथ हुई नस्लभेदी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान सबसे जरूरी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कपल किराए के घर में बिजली के काम से गिरी धूल को लेकर बहस के दौरान महिलाओं को जाति सूचक और अपमानजनक गालियां देते दिखे। पुलिस ने आरोपी रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। DCP अंकित चौहान ने बताया कि जांच ASP रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। पीड़ित महिलाएं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की हैं। पीएम मोदी की इस्राइल यात्रा पर पवन खेड़ा का तीखा हमला। खेड़ा बोले, कहना गलत नहीं होगा कि एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। पवन खेड़ा ने समझाई एप्स्टीन फाइल्स की क्रोनोलॉजी। US प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इस्राइल में नाचे और गाए मोदी। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को बताया रोबोट प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एप्स्टीन फाइल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल की यात्रा पर हैं। वे पहली बार 2017 में इस्राइल गए थे। हालांकि वे गए थे, भेजे गए थे या भिजवाए गए थे, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब जिस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल गए हैं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमारे पुराने साथी ईरान पर हमला कर सकता है। पवन खेड़ा ने कहा कि इससे पहले वे धमकियों से डरकर रूस और ईरान से तेल बंद कर चुके हैं। अब ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल की तरफ बढ़ रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि इस्राइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति हमेशा से 2 राष्ट्र के सिद्धांत की रही है, लेकिन अमेरिका इस्राइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दशा और दिशा बदल दी। जेफरी एप्स्टीन आम लोगों के लिए एक नामी यौन अपराधी है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए एक नायक है। मरने के बाद भी जेफरी एप्स्टीन मोदी सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों में जिंदा है। कहना गलत नहीं होगा कि एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि हाल ही में मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बचपन में एक रोबोट बनाया था, जिसके लिए मुझे मेडल भी मिला था। यही बात ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन भी कहता है कि हमने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। 4 जनवरी 2017 को हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन को मेल भेजते हुए कहते हैं कि मुझे मिलना है और आखिर में 6 जनवरी को मीटिंग तय होती है। इसके तुरंत बाद एप्स्टीन एक अन्य व्यक्ति दीपक चोपड़ा को मेल करता है और अनिल अंबानी के बारे में पूछता है। आखिर में एप्स्टीन और अनिल अंबानी की 21 फरवरी 2017 को मुलाकात होती है। अब सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर एप्स्टीन किसी और की मदद लेकर अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स की क्रोनोलॉजी समझिए। 23 फरवरी 2017 जेफरी एप्स्टीन अपने मेल में अनिल अंबानी का परिचय इस्राइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक से करवाता है। 2 मार्च 2017 अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह मांगते हैं। जेफरी एप्स्टीन मेल में पूछता है कि ये बताइए कि आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं। अनिल अंबानी जवाब में लिखते हैं भारत का पूरा पासार, जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन कहता है कि मैं आपको अंदर की खबर लाकर देता हूँ। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक को मेल भेजकर पूछता है कि अमेरिका के रक्षा मामलों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अनिल अंबानी को रिपोर्ट करना था और शायद अनिल अंबानी को भी यहाँ किसी को रिपोर्ट करना होगा। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि 15 से 18 मई 2017 को फिलिस्तीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे। ये बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू,
एहूद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप सिंह पुरी से जाहिर की। इसके बाद 25 और 26 जून 2017 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और फिर 4 से 6 जुलाई 2017 को इजराइल गए। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन जबौर वाई को लिखता है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. यानी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, यह काम कर गया। खेड़ा ने अंत में कहा कि ये सब देखकर यही समझ आता है कि जब रोबोट प्रधानमंत्री का कंट्रोल ही गलत हाथों में होगा तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे तय होगी। बिल गेट्स ने एप्स्टीन मामले के लिए फाउंडेशन स्टाफ से मांगी माफी। बोले एप्स्टीन से संबंध रखना बहुत बड़ी गलती। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवाद के बीच अपने स्टाफ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हाल ही में जारी दस्तावेजों में दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी पुरानी मुलाकातों का जिक्र होने के बाद विवाद फिर बढ़ गया। गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार एक टाउन हॉल मीटिंग में गेट्स ने एप्स्टीन से संबंध रखना बहुत बड़ी गलती माना और कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके निजी रिश्तों का एप्स्टीन के अपराधों या पीड़ितों से कोई संबंध नहीं था। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर विवाद। सीजीआई ने इसे बताया न्यायपालिका पर सुनियोजित और गहरे स्तर का हमला। सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी का यूटर्न। कक्षा 8 की एनसीईआरटी की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र होने पर विवाद खड़ा हो गया है। सीजीआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका पर सुनियोजित और गहरे स्तर का हमला बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी न्यायिक संस्था की साख पर सवाल उठाने या उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं देगा। मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सीजीआई ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर लगातार फोन कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिनमें बड़े अदालतों के जज और वरिष्ठ वकीलों की चिंताएं भी शामिल हैं। इस मुद्दे को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में उठाया, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किताब में केवल न्यायपालिका को ही निशाना बनाया गया है, लेकिन राजनेताओं, मंत्रियों या नौकरशाहों में भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है। सिंघवी ने बेंच से कहा कि ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका में ही मौजूद है। राजनेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों या किसी और के बारे में एक शब्द भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार किताब के अध्याय में भ्रष्टाचार, जजों की कमी और लंबित मामलों को चुनौती बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000, हाई कोर्ट में 62.40 लाख और निचली अदालतों में करीब 4.70 करोड़ मामलों के लंबित होने का जिक्र है। किताब का उद्देश्य छात्रों में नागरिक समझ को बढ़ाना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह हुए घटनाक्रम के बाद दोपहर में खबर सामने आ रही है कि एनसीईआरटी ने उस किताब को मार्केट से हटवा दिया है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी ने पूरे चैप्टर को ही हटा लिया है। अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मार्केट में ये किताब अब किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी किताब में वापस पुराना चैप्टर लगाकर इसे जारी करेगी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर अदालत की सख्त टिप्पणी। अदालत की टिप्पणी से सरकार की किरकिरी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन को प्रतीकात्मक विरोध करार दिया है। उसने कहा कि इसमें आतंकवाद या उग्रवाद की कोई निशानी नहीं है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को फौरन एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने मंगलवार शाम को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले को संवेदनशील बताने का दावा निराधार है, क्योंकि आरोप एक प्रतीकात्मक विरोध से जुड़े हैं जो आतंकवाद या विद्रोह की श्रेणी में नहीं आते। बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धारा 61(2) यानी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 121(1) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 132 लोक सेवक को डराने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना जैसी धाराएं शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी द्वारा समन की अवहेलना के आरोप में निचली अदालत में चल रहे केस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला कथित जमीन अधिग्रहण केस में ईडी के समन पर पेश न होने से जुड़ा है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
सोरेन ने अपनी याचिका में केस रद्द करने की मांग की है और ईडी द्वारा बार बार जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.